नमस्कार, मैं हूं श्रुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। मधुमक्खियों और मधुबॉक्सों की देखरेख। साइलेज बनाने की तकनीक और पशु आहार में प्रयोग की विधि। आम बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र को एक बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए कर्ज के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। 2023 के बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ ही भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एग्रीटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की है। सरकार ने कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की घोषणा की, जो समावेशी किसान केंद्रित सेवाओं को सक्षम बनाएगा। सीतारमण ने मोटे अनाजों के सबसे बड़े उत्पादक देश भारत में मिलेट्स यानी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री का कहना है कि मिलेट्स जैसे कोदो, रागी, बाजरा, ज्वार, समा, कुट्टू, रामदाना आदि मोटे अनाजों के प्रोडक्शन को भारत में बढ़ाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। इस बार के बजट में भारत को मिलेट्स या मोटे अनाजों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की परिकल्पना की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम मिलेट्स के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। मिलेट्स की कई किस्में भारत में पैदा होती हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार एक साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करेगी। सीतारमण ने कहा कि ये उपाय फसल सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, जो देश में एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सीतारमण ने कहा कि मिलेट्स, कारीगर, कृषि ऋण, छोटे उद्यमी, छोटे किसान इस बार के बजट के फोकस में हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी, जो किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने में मदद करेगी। मछली पालन को बढ़ावा देने के बारे में सीतारमण ने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक सब स्कीम बनाई जाएगी। में मधुमक्खी पालन बड़ी तेजी से किसान अपना रहे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में थोड़ी सी मेहनत करने पर किसानों को अच्छा लाभ मिल जाता है। लेकिन कभी कभी मधुबॉक्सों में कई शत्रु कीट और रोग अपना घर बना लेते हैं और मधुमक्खियों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में समय रहते इन शत्रु कीटों और रोगों की रोकथाम करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम कुणाल। कृषक बंधुओं, इन दिनों शरद ऋतु का मौसम है और यह मौसम में बहुत ज़्यादा पराग और परागकण जो मधुमक्खी के लिए अति आवश्यक है, वो वातावरण में प्रचुर मात्रा में मिलती है। जो हमारा अभी समय चल रहा है, इसमें बहुत सारे आपको फूल देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ ये ठंड की वजह से मधुमक्खियों को थोड़ा दिक्कत भी होता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि मधुमक्खी के छत्ते को इस तरह से उसका रख रखाव करें ताकि मधुमक्खी को ठंड का प्रकोप से बचा जा सके। इसके लिए हमें क्या करना है, एक सिंपल सा जो थर्मोकोल का
थर्मोकोल रहता है, उसके जो मधुमक्खी का जो फ्रेम है उसके चारों कॉर्नर पर हम लोग लगा देते हैं, जिससे मधुमक्खी के बक्से का अंदर का तापमान बना रहता है और मधुमक्खियां ठंड से बची रहती है। चीनी की चाशनी मधुमक्खियों का सबसे लोकप्रिय भोजन है। मधुमक्खी पालक चीनी या अतिरिक्त पदार्थों के साथ चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक भाग दानेदार चीनी और एक भाग पानी के अनुपात में पतला चीनी का घोल मिलाकर प्रति बॉक्स में रखें। आप इसे 120 से 140 फ़ारेनहाइट यानी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर सकते हैं। साथ ही इसमें छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े डाले जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मधुमक्खियां लकड़ी के तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर डूबे बिना चाशनी पी सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मधुमक्खी में कीट का। तो मधुमक्खियों के ऊपर जो कीट का प्रकोप होता है, इसमें सबसे प्रमुख कीट जो है वो जिसको हम लोग बोलते हैं मोमी पतंगा। मोमी पतंगा क्या करता है कि मधुमक्खी के बक्से का कोई भी एक छिद्र बचा हो या फिर कोटर हो, उससे जो मोमी कीट पतंगे की जो वेशक मादाएं होती है वो प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद वो बहुत सारे अंडा छत्ते बक्से के अंदर में दे देती है। बाद में वो अंडे से शिशु बाहर निकलकर मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान करना शुरू करती है। प्रायः वह जो पराग है और अथवा पराग कण उसको खाती है। साथ ही साथ अगर इसकी तीव्रता अधिक हो जाए तो वो मधुमक्खी के शिशु को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर हम इसके फ्रेम को बाहर निकाल करके देखेंगे तो कृषक बंधुओं, हमको फ्रेम के ऊपर में एक गैलरी जैसा दिखाई देगा, जिस जगह से वो मोमी पतंगे का शिशु काट काट करके खाता चला जाता है। उस पे बहुत सारी जाली का भी संरचना बनती है, जिससे अगर हमारा मधुमक्खी का जो शिशु वयस्क बन करके उड़ना चाहे तो उस जाल में उसकी पंख फंस कर उड़ नहीं पाती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इस कीट से बच रखाव के लिए अगर हम रासायनिक विधि का इस्तेमाल करें तो क्या करते हैं कि हम लोग सल्फर लेते हैं। 1 ग्राम सल्फर का एक फ्रेम के दर से 21 दिनों के अंतराल पर 2 बार हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। इस कीट के लगने से मधुमक्खियों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले इस कीट से होने वाली बीमारियां संक्रामक होती हैं, जो मधुमक्खियों के संपर्क में आने से आसानी से एक दूसरे को लग जाती हैं। मधुमक्खी में यह कीट लगता है, इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85% फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। यह मौन वंश के बक्से के दरवाजे पर ही रख देना चाहिए। अब आते हैं हम लोग रोग के ऊपर। तो इसमें रोग जो लगते हैं, एक आता है हमारा अमेरिकन फॉल ब्रूड बोलते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और एक होता है यूरोपियन फॉल ब्रूड। दोनों का लगभग एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग क्या देखेंगे कि अमेरिकन फॉल ब्रूड में जब इसका आतंक होगा तो मधुमक्खी के छत्ते से अजीब तरह का एक बदबू जैसा आएगा, और हम लोग अगर एक माचिस की तिल्ली या फिर कोई भी टूथपिक को उसके अंदर डालेंगे और जब बाहर निकालेंगे तो देखेंगे एक धागे नुमा संरचना हमारे मधुमक्खी जो माचिस की तिल्ली है उससे बाहर निकलते आएगी। ये आपको दर्शाता है कि आपके बक्से के अंदर में फॉल ब्रूड का संक्रमण हो चुका है। तो फॉल ब्रूड के संक्रमण से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइजेशन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कृषक बंधुओं। देखिए, एक हम लोग जो हमारा फॉल ब्रूड है इसके बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, इथिलीन डाइऑक्साइड या फिर फॉर्मेलिन का 150 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके उसका ये डिसइंफेक्ट करते हैं, या फिर फ्लेम थ्रोअर अगर बक्से को निकाल करके एक आग जैसा निकलता है जिससे हम लोग उसको बक्से को स्टरलाइज करते हैं। एक आता है इसमें डिसेंट्री होता है मधुमक्खियों को, बाहर में हम लोग प्रवेश द्वार पर देखेंगे कि मल जैसा कुछ लगा हुआ रहेगा। यह दर्शाता है कि उसमें अमीबिक या फिर प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हो गया है। इसके बचाव के लिए हम लोग कार्बोलिक एसिड 2% का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसका बचाव किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर हरा चारा वर्ष भर उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित रखने की साइलेज विधि के बारे में जानकारी लाए हैं। तो क्या है साइलेज और आप इसे अपने पशुओं के आहार में किस प्रकार से प्रयोग में लाएंगे, आइए जानते हैं जिला मधुबनी के कृषि अधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार से। साइलेज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसान जब उनके पास हरा चारा ज़्यादा हो उसको वो उस समय के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं जिस समय चारे की कमी हो जाती है। साइलेज उस पदार्थ को कहते हैं जो कि अधिक नमी वाले चारे को हवा रहित नियंत्रित रखा जाता है। साइलेज बनाने के लिए गड्ढे की आवश्यकता होती है जिसे साइलो कहते हैं। जब हरे चारे को हवा की अनुपस्थिति में इकट्ठा किया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यह हरे चारे को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में सहायक होता है। साइलेज बनाने के लिए हम लोग मुख्यतः वैसे पौधे का उपयोग करते हैं जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा जो सक्कुलेंट हो, जिसमें तना में जो थोड़ा जो है कि शुगर कंटेंट ज़्यादा हो। हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक गड्ढा तैयार करते हैं। जिस तरह से 2 से 2.5 मीटर डीप गड्ढा हम लोग तैयार करते हैं चौकोर, और एक तरह से 1 घन मीटर गड्ढा में हम लोग 400 की जो केजी तक का जो है कि जो अपना मटेरियल है वो हम लोग उसमें डाल सकते हैं। इसके लिए पहला प्रिपरेशन हम लोग क्या करेंगे कि हम ध्यान रखेंगे कि जिस पौधे का हम साइलेज बनाते हैं उसको हम तभी काटेंगे वो 50% फ्लावरिंग स्टेज होना चाहिए, कंप्लीट उसमें फ्रूट नहीं आना चाहिए, और जस्ट वो पौधों में फूल लग गया है, 50% पौधों में फल नहीं आया है, उस समय उस पौधे का न्यूट्रिशन लेवल सबसे ज़्यादा होता है जानवरों के लिए। अच्छा साइलेज बनाने के लिए यह आवश्यक है कि फसल का चुनाव अच्छी प्रकार से किया जाए और उसे ठीक अवस्था में काट कर कुट्टी बनाई जाए। जिस चारे की फसल में सकरा अच्छी तरह नहीं मिलेगा तो अच्छा साइलेज नहीं बनेगा। अच्छा साइलेज बनाने के लिए चारा फसलों की कटाई फूल आने की अवस्था में करनी चाहिए। अनाज वाली हरी फसलें जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, जई, बरसीम साइलेज बनाने के लिए सही है। इन फसलों में सकरा की मात्रा अधिक होने के कारण प्राकृतिक कीड़वन अच्छा होता है। दलहनी फसलों के साथ अगोला और धान कर हरा पौधा मिलाकर उसके ऊपर लगभग 3 से 5% सीरा मिलाकर उत्तम किस्म का साइलेज तैयार कर सकते हैं। हम वैसे पौधे जब हमारे रहेंगे तब हम उसको काटेंगे और छोटा छोटा 3 से 4 इंच का टुकड़ा उसको काट के हम तैयारी करेंगे। हमारा एक गड्ढा बना हुआ है जो कि 2.5 से 3 मीटर डीप रहेगा, और हम लोग अपने पशुओं के आवश्यकता के अनुसार हम उस गड्ढे का लंबाई चौड़ाई डिसाइड करेंगे। हम ये जानते हैं कि 1 घन मीटर में हमको 400 केजी तक ये साइलेज बनाने वाला मेज, मकई या ज्वार या बाजरा जिसका भी हमने चयन किया है उसको हम लोग दबा सकें। इसको बनाने के पहले हम लोग उस गड्ढे में एक पॉलीथीन बिछाएंगे जिससे कि हमारा गड्ढा एक तरह से पूरा नीचे से सील्ड हो गया। उसको बिछाने के बाद हम लोग इसको छोटा छोटा काट के उसको पूरा उस काट के एक रख लेंगे। उसमें 0.5% हम लोग नमक और 1% यूरिया मिला देंगे अच्छी तरह से, जितना हमारा क्वांटिटी रहेगा उस हिसाब से कैलकुलेट करके। अब इसको हम लोग गड्ढा में भरेंगे। पहले हम लोग गड्ढा में पॉलीथीन बिछाए हुए हैं। ये मेरा पॉलीथीन सिर्फ गड्ढा के धरातल को ही नहीं, गड्ढा के दीवार को भी कवर करके बाहर की तरफ निकला हुआ है, और इसी से हमको ढक देना है, पूरा कंप्लीट पैक कर देना है, जिससे ऑक्सीजन लेवल एकदम 0 हो जाए। उस तरह का एनारोबिक कंडीशन कह सकते हैं कि हम लोग को क्रिएट करना रहता है। अब हमको क्या करना है, उस गड्ढे को पैक करना है। उस गड्ढे में सारा हमारा जो मटेरियल है उसको डालना है और पूरा जोर लगा के एक तरह से उसको पैक करना है। पैक करके इसके ऊपर ये जो पॉलीथीन था इससे उसको पैक करना है। हमको मिट्टी और गोबर या जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो गीला करके रखना है, और इसके ऊपर ज़मीन से 1 से 2 फीट ऊपर तक आएगा, और उसको पैक करके एक तरह से हम लोग कंप्लीट पैक कर देंगे। कि जिसमें ये साइलेज बनाने के लिए हम लोग का उद्देश्य क्या है
कि हम उस समय जिस समय हमारे पास चारे की कमी हो उस समय इसको खिलाएं। तो इसको खिलाने के लिए जो है कि हम लोग चाहेंगे इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसमें जो पोषक तत्व उसको मेंटेन रखें, और उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है कि का मात्रा बढ़े। चूँकि आप समझ रहे हैं कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, तो माहौल जब एनारोबिक हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा होगा और साइलेज एसिडिक होता है। इसका पीएच जो है कि 4% के आसपास होता है। अच्छी प्रकार से बनाया हुआ साइलेज 30 से 35 दिन में पशुओं को खिलाने योग्य हो जाता है। सबसे पहले मिट्टी को सावधानी पूर्वक हटा लेना चाहिए और इसके बाद पॉलीथीन की चादर को एक किनारे से हटाना चाहिए। साइलेज को आवश्यकतानुसार सावधानी से निकालकर पशु को खिलाना चाहिए, जिससे कि साइलेज कम से कम हवा के संपर्क में आए, अन्यथा साइलेज खराब होने की संभावना रहती है। उतना पोषक तत्व तो नहीं होता जो कि फ्रेश कटिंग घास में हो, लेकिन ये ऑलमोस्ट हम लोग का उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों को संरक्षित करके जानवरों को जिस समय ये घास की कमी हो जाती है उस समय इनको दिया जा सके। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और समता सेवा केंद्र सीतामढ़ी और मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में सीतामढ़ी और इसके आसपास के इलाकों में अगले आने वाले दिनों में आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे कि भिंडी, लौकी, करेला की रोपाई के लिए भूमि तैयार करें। सब्जियों के स्वस्थ उत्पादन के लिए जमीन तैयार करने के दौरान 15 से 20 टन प्रति एकड़ वर्मी कंपोस्ट देने की सलाह दी जाती है। सब्जी की फसलों को कट वर्म के हमले से बचाने के लिए भूमि की जुताई के दौरान क्लोरोपाइरीफॉस 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी मक्का की फसल में तना छिलक से बचाव के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G की 6 से 7 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से पौधे की जड़ के आसपास व्यवहार करें। मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म से बचाव के लिए लिम्डा साइहाइलोथ्रिन 5 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना नहीं है। किसान भाइयों को सलाह दिया जा रहा है कि गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद करें। सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद गेहूं की फसल में प्रति एकड़ 30 किलोग्राम यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आम की फसल को मधुआ एवं अन्य कीटों से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL के 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। गोभी की फसल में माहो के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए मेलाथियान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जानवरों में बाहरी परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें कृमिनाशक दवा दें। आहार के साथ नमक दें और धूप में रखें। कम तापमान के कारण रात में जानवरों को गर्म स्थानों पर रखें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को खुरपका मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दारोली, जिला कैमूर के कृषक विकास सिंह ने। ये आम के बाग में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विकास सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पश्चात हमारा जो आम है वो फूल आने की तैयारी में, हमारा जो बगीचा है वो तैयार हो रहा है। तो इस समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए ताकि हमारी जो बगीचा है उसमें फूल अच्छे से निकल आए। तो किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि एक साल जो है हमको आम ज़्यादा खाने को मिलता है और एक साल जो है हमको कम खाने को मिलता है। तो किसान भाइयों, खुशी की बात है कि ये जो वर्ष है हमारे पास में, ये जो है ऑन ईयर है और इसमें हमको अच्छे ज़्यादा आम खाने को मिलेंगे। तो इस समय नमी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा जो बगीचा है उसमें हम इस समय सिंचाई न करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय फूल निकलने के लिए यदि आर्द्रता ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फूल निकलने की रफ्तार है, गति है, वो धीमी हो जाएगी और जो है कुछ आगे तक के लिए वो फूल निकलने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी। तो इस समय मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा कि अभी सिंचाई बिल्कुल ना करें, ताकि उसकी जो है वृक्ष के अंदर आर्द्रता को हमको सीमित करके रखना है ताकि उसमें से फूल बाहर निकल आए। किसान भाइयों, आम के बाग फूल बनाने की अवस्था पर है। इस समय बागों में खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने बागों की देखरेख में थोड़ी भी लापरवाही की तो फलों उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। तो आप कैसे करें खरपतवार नियंत्रण, आइए जानते हैं। और इसके साथ ही साथ हमको जो है बगीचे में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि खरपतवार होगा तो कीड़े और बीमारियों के लिए ये जो है एक मुख्य शेल्टर का काम करता है। तो हम आवश्यकता अनुसार खरपतवार का नियंत्रण आवश्यक रूप से कर लें। वर्तमान समय में जलवायु में नमी ज्यादा होने के कारण फसल में कई रोगों के लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो आप अपने बागों को आने वाले रोगों से कैसे बचाएं, इसके लिए मिलते हैं। तीसरी बात जो है, इस समय हम देखते हैं कि आर्द्रता यदि अगर ज़्यादा हो जाती है तो कुछ बीमारियां इसमें लगना शुरू हो जाती है और वो जो ज़्यादा परेशान करती है। तो उसमें सबसे पहले ये है एंथ्रेक्नोज का। आप देखेंगे कि पत्तियों पे काले चपटे से और भूरे से दाग धब्बे दिखते हैं, तो हम इसको जो है एंथ्रेक्नोज कहते हैं और इसको हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। और इसका नियंत्रण करने का भी बहुत आसान उपाय है। कोई भी हम कॉपर फंजीसाइड का उपयोग करके इस जो बीमारी है उसको नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा यही होगा, 1 किलो कॉपर सल्फेट या नीलत होता हम कहते हैं, 1 किलो चूना और 100 लीटर पानी लेकर हम जो है बोर्डो मिश्रण बना सकते हैं और बहुत आसानी से वृक्ष पर हम छिड़काव कर सकते हैं। तो हम एंथ्रेक्नोज को जो बीमारी लगी हुई है या नए जो कोपल निकलने वाले हैं उसमें लगने वाले हैं, तो उसको हम पहले से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं ताकि उसका जो फफूंदी है वो आगे न बढ़े और हमारी जो फूलों पे उसका नुकसान ना हो। तो इस समय हम इसको सावधानी रख सकते हैं। इन 4-5 बातों को ध्यान रखते हैं तो बहुत आसानी से विपरीत परिस्थिति में भी हमारे बगीचे में फूल आ सकते हैं और फूल आने की जो संभावना है वो हम जो है अच्छे फूल उससे ले सकते हैं। धन्यवाद। और एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।